Hello student, today we will discuss about balance force, first law of motion and net force. Now थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि लास्ट बिफोर हमने क्या किया हुआ है, इसके पहले हमने क्या किया हुआ है। तो फोर्स किया हुआ था, फोर्स तीन चीजों पे डिपेंड करता है। दैट मीन कि फोर्स डिपेंड ऑन 3 स्टेप्स। फर्स्ट हमारा क्या था कि किसी भी बॉडी को एक्सिलरेट कर सकता है। कौन कर सकता है एक्सिलरेट? फोर्स कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे तो उसको क्या कर सकता है कि एक्सिलरेट कर देगा व्हेन वी आर गोइंग टू पुल। अब सेकेंड हमारा क्या था कि इट कैन बी चेंज देयर शेप। तो हम क्या करें, किसी भी कंटेनर या सॉफ्ट थिंग्स पे जब कोई भी पुश एक तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, उसके शेप को चेंज भी कर सकता है। कौन? फोर्स। और तीसरा हमारा क्या था कि जब हम क्या करते हैं किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, उसके डायरेक्शन में लेके जाता है जिधर फोर्स लग रहा होता है। फोर्स का डायरेक्शन जो होता है, फोर्स के डायरेक्शन में ही क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल होती है। तो वो क्या करता है, एक तरीके से डायरेक्शन की तरफ वर्क करता है। दैट मीन की मोशन उसी साइड में होगी जिस साइड में फोर्स लग रहा होता है। तो यहां डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंड टॉपिक था वो था हमारा बैलेंस फोर्स का। तो उसमें हमने क्या देखा कि जब कोई एक बॉडी है, फिक्स बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से अपोजिट फोर्स को एक्ट करा रहे हैं तो नीचे एक फोर्स लग जाता है। चाहे तो हम उसे बैलेंस फोर्स बोल दें कि बैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है, या फिर बैलेंस फोर्स का एक टाइप होता है फ्रिक्शन का फोर्स नीचे वर्क करता रहता है तो बॉडी मूव नहीं होती। बोथ साइड इक्वल फोर्सेस हैं तो क्या हो गए, इक्वल साइड। दैट मीन कि 2 न्यूटन का फोर्स हम इधर लगाएं, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएं, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ना वो इधर मूव करेगी ना इधर मूव करेगी। तो वही क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी होता है, वही हमारा क्या होता है, बैलेंसिंग फोर्स होता है। बैलेंस फोर्स को ही हम एक टाइप मानते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फिर फ्रिक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस फोर्स के बारे में। तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट अनबैलेंस फोर्स। वहां बैलेंस था, यहाँ अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस के केस में क्या होगा कि एक साइड में मैक्सिमम फोर्स होगा, एक साइड में मिनिमम फोर्स होगा। दैट मीन कि एक तरीके से एक साइड हायर होगा, एक साइड लोअर होगा। तो जो हायर साइड है तो डायरेक्शन फोर्स का जिधर ज्यादा होगा डायरेक्शन उधर ही मोशन का होगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन टू अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ body in the direction of the greater, move a body in the direction of the greater force or which brings motion in a body are called unbalanced force। तो यहाँ पे वही है, थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कह दें कि कोई बॉडी है और हम इस पे क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ 300 न्यूटन का और इधर की तरफ 400 न्यूटन का। 400 न्यूटन का वर्क लग रहा है, इधर 300 का न्यूटन का वर्क लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो जो बॉडी का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, वो किधर होगा, इधर की तरफ होगा। दैट मीन कि जिधर फोर्स हायर होगा उधर ही उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है डायरेक्शन के साइड में, इसको ही हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। इसको ही हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया, तो वो उसमें क्या है, तो यहाँ पे न्यूटन्स ने बताया कि जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वो फिर रेस्ट में है, और जब वो मोशन में होती है तो वो फिर मोशन में होती है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। दैट मीन कि उसकी स्टेट को फिर चेंज नहीं किया जाता बाय एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स। जब हम अप्लाई करते हैं तभी वो क्या करता है, अपनी स्टेट को चेंज करता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनेबिलिटी ऑफ चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वो अपनी स्टेट में ही रहेगी, अदर स्टेट में नहीं जाएगी।
अगला हमारा टॉपिक है नेट फोर्स। क्या होता है नेट फोर्स, उसे देखेंगे। तो व्हेन मल्टीपल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, यानी एक से ज्यादा, मल्टीपल फोर्सेस का मीन्स क्या है कि एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई होंगे किसी एक बॉडी पे, तो दे कैन बी रिजॉल्व इनटू वन कंपोनेंट। तो वो रिजॉल्व करेंगे, उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स के साइड में ही मोशन डेवलप होगा, इसी को मोशन डेवलप होगा। उसी अब जिधर मोशन डेवलप हो रहा है जिस फोर्स के वजह से, उसे ही हम क्या बोलते हैं, नेट फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से देख लीजिए कि अगर ये 5 न्यूटन का हम 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन मल्टीपल ऑफ फोर्सेस है, तो 5 न्यूटन इस साइड में लगा रहे हैं और 7 न्यूटन का फोर्स इस साइड में लगा रहे हैं, तो टोटल अब ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया हमारा F3। तो जो रिजल्टिंग फोर्स निकल के आ रहा है, जो यहाँ पे वर्क कर रहा है, वो कितना है, 3 न्यूटन। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द फोर्सेस F1 प्लस F2 माइनस F3 दिस इज इक्वल टू Fk। तो हमारा जो F नेट है, F नेट का ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो हमारा कितना आएगा, 5 प्लस 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन। तो निकल के जो हमारा F नेट फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 न्यूटन का। कितना निकल गया है, 3 न्यूटन का। तो इस F नेट हमारा कितना है, 3 न्यूटन है। इसी को हम बोलते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो उस बॉडी पे नेट फोर्स वर्क कर रहा है वो हमारा कितना है, उन मल्टीपल फोर्सेस के को रिजॉल्व करके वहां पे वर्क कर रहा है। एक तरीके से एफर्ट जो हमारा इस्तेमाल हो रहा है वहां पे मल्टीपल फोर्सेस का, तो जो नेट फोर्स निकल के आ रहा है वही बॉडी पे वर्क कर रहा है, जो रिजल्टिंग एक तरीके से फोर्स के रूप में वर्क कर रहा है। नाउ लेट्स वी मूव ऑन मोमेंट एंड इनर्शिया। और जब रेस्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है मोशन की वेलोसिटी में, तो दोनों का प्रोडक्ट, दैट मीन की मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड देयर वेलोसिटी इज इक्वल टू द मोमेंटम। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, अगर हम मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए जाएंगे कि मोमेंटम क्या होता है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज नोन एज मोमेंटम। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। यहां से थोड़ा सा और डायग्राम से समझते हैं। अगर इसे मान लेते हैं कोई बॉडी है, अब कोई बॉडी है तो इसका कुछ न कुछ क्या होगा, मास होगा, उसको हम ले लेते हैं m। अब जैसे ही ये रेस्ट की पोजीशन से क्या होगी, मोशन की पोजीशन में जाएगी, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो रेस्ट की वेलोसिटी चेंज होकर के क्या हो जाएगी, v, u चेंज हो जाएगा v में। तो हम जो हमारा मोमेंटम है उसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। दिस इज द यूजुअल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। नाउ द डेफिनेशन इज the momentum of an object is the product of mass and their velocity has the same direction। that mean कि जो बॉडी है वो क्या होगी, सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से मोमेंट किया जा रहा है उसी के डायरेक्शन में क्या होगी, वेलोसिटी डेवलप करेगी एज दैट ऑफ वेलोसिटी। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी। अब आते हैं इसका सेकेंड जो केस है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम की यूनिट निकालेंगे तो हमें पता है यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट निकालेंगे तो मोमेंटम की यूनिट, मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो जो निकल के आएगी यूनिट, मोमेंटम की जो यूनिट होगी, एसआई यूनिट जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब इसी को अगर सीजीएस में निकालना चाहे तो सीजीएस दैट मीन सेंटीग्राम सेकेंड। तो सेंटीग्राम सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये ग्राम मीटर पर सेकेंड।
तो ये चेंज ओवर हम कर लेंगे। तो ये यूनिट है एसआई यूनिट, क्या है, मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड केस है हमारा इनर्शिया की। क्या होता है सर इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया उसको हम बोलते हैं जब कोई बॉडी अपने स्टेट में ही रहे, दैट मीन कि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहे, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, यहां चेंज इन स्टेट अलाउ नहीं है। अगर वो मोशन के केस में है तो वो मोशन इनर्शिया है उसकी, और जो रेस्ट है वो रेस्ट की इनर्शिया है, और जो एक्सेलरेटेड है फिर वो क्या होगी, एक्सेलरेटेड एक तरीके से उसकी इनर्शिया होगी। तो द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट इट्स स्टेट, दैट मीन कि उसकी जो नेचुरल प्रकृति होगी, प्राकृतिक जो प्रकृति है वो कैसी है कि अपने स्टेट को वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है, दैट मीन उसी में रहना पसंद करती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं उसका। अब जो इनर्शिया है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है इनर्शिया इन रेस्ट, सेकेंड होता है इनर्शिया इन मोशन। तो अब जो इनर्शिया इन रेस्ट है, दैट मीन कि उसका जो टाइप है रेस्ट, वो रेस्ट से मोशन में नहीं जाएगा, वो क्या है, इनर्शिया इन रेस्ट है, दैट मीन की बॉडी मूवमेंट नहीं होगी यहां पे, देयर इज नो मूवमेंट अलाउ इन रिगार्डिंग विथ इनर्शिया। और मोशन से अदर स्टेट रेस्ट की पोजीशन में नहीं जाएगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ द मोशन या इनर्शिया ऑफ द मोमेंट। अब जो इनर्शिया होता है हमारा टोटली मास पे डिपेंड करता है, दैट मीन की बॉडी का जो मास होगा उसी पे वो डिपेंड करता है। तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, दैट मीन की उस वस्तु का वह मास ही उसका मेजर होता है, उसका मापक होता है, किसका, इनर्शिया का, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब दैट मीन की ऐसे समझ लीजिए कि ये 2 kg का बॉडी है, ये 2 kg की बॉडी है, और ये बॉडी है 4 kg की। तो किसका इनर्शिया ज्यादा है, किसका इनर्शिया ज्यादा है सर, 4 kg का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि सर इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, तो जिसका मास ज्यादा होगा, ग्रेटर द इनर्शिया ग्रेटर द मास, तो जिसका इनर्शिया उसकी ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा है, और जिसका कम है उसकी इनर्शिया कम होगी। तो यहां पे कंडीशन ये भी लिख सकते हैं हम कि ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। वाई, कोई पूछता है वाई सर, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड ऑन इट्स मास, देन वी हैव टू से दैट दीज आर हायर एंड दीज आर लोअर। नाउ अब सेकेंड केस में अगर हम इस बॉडी को ले लें कि इस बॉडी का मास है m और इसकी वेलोसिटी है u, तो अगर इसकी हम 2 कंडीशंस लें, दैट मीन कि इसको ले लेते हैं हम a और इसको ले लेते हैं b, ऐसे ही इसको लेते हैं, तो इसको ले लेते हैं, इसका मास लेते हैं m और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी mv, इसका है मास m और ये हो गया, तो इसे ले लेंगे a, इसे लेंगे b, तो ma और ये हो जाएगा mb ठीक इसी तरीके से ये होगा ma और ये हो जाएगा mb। अब ये कंडीशन देख लीजिए, तो कैसे डिपेंड करता है मास, उस पे हम देखेंगे। तो यहां की कंडीशन से अगर इसका हम निकालेंगे कि ma प्लस mb इक्वल में डालना है आपको, इसको इक्वल ma v
MAUA प्लस MBUV इक्वल MAVA प्लस MBVB। ये निकल के आया फॉर्मूला फ्रॉम टू बॉडीज। अब हम ये कह रहे हैं कि जब बिफोर कोलिजन जो हमारा इनर्सिया है बॉडी का, वही आफ्टर कोलिजन भी हमारा इनर्सिया है, तो देयर इज नो चेंज इन स्टेट। यही बस इतना आपको बताना है कि बिफोर कोलिजन जो हमारा इनर्सिया था MAUA, आफ्टर द कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन है। यहां पे इस डायग्राम के नीचे आपको लिखना है बिफोर कोलिजन, और ये जो डायग्राम है ये आफ्टर द कोलिजन है, आफ्टर द कोलिजन। तो बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन देयर इज नो चेंज इन इनर्सिया, बोथ दीज आर इक्वल, हेंस वी से दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर यूनिट ऑफ इनर्सिया। और इसे ही हम इनर्सिया कहते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट देयर स्टेट इज कॉल्ड देयर इनर्सिया। नाउ वी विल मूव ऑन न्यू टॉपिक। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड दैट एट लास्ट आवर टॉपिक थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को में देखेंगे तो द चेंज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज द सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे लिखा है बट इट इज अ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में क्या बोला कि जो यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्सेस के। और जो अप्लाइड फोर्सेस हैं वो डायरेक्शन इन फोर्स होता है। दैट मीन कि एक तरीके से डायरेक्शन जो होता है फोर्स का वो मोशन के साइड में होता है, उसी फोर्स के सहारे यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट होता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स एंड इन द विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वो अनबैलेंस फोर्स कैसा होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साइड में होगा। दैट मीन कि अगर ये बॉडी है, अब ये बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, अनबैलेंस को अप्लाई कर रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स F। अब जो मोमेंटम हमें निकल के आ रहा है F हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें जो मोमेंटम निकल के आ रहा है वो है, क्या रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम। दैट मीन की डेल्टा रो अपॉन टी, चेंज इन मोमेंटम दैट मीन की डेल्टा रो अपॉन टी। अब अनबैलेंस जो फोर्स है इसी की डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो हाउ फॉर्मूला इट विल बी कैलकुलेटेड, लेट्स सी हियर। डेल्टा P अपॉन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स हमारा क्या है, दैट मीन कि उस बॉडी का कुछ न कुछ क्या होगा, मास होगा, और सम ऑफ द वेलोसिटी। दैट मीन कि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम है, तो हमें मालूम है कि इस बॉडी का जो वेलोसिटी चेंज होगी u से v चेंज होगी, तो हम यहाँ पे रखेंगे v माइनस u अपॉन t। दिस इज इक्वल टू, अब हमें मालूम है कि दिस इज इक्वल टू क्या होता है, वी ऑलरेडी नो दैट v माइनस u अपॉन t इक्वल a। ये हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा रो अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। ये पोर्शन आपका क्या हो गया, टोटली ये हो गया, तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। अब मास डेल्टा पी अपॉन टी, वी ऑलरेडी नो दैट दिस डेल्टा पी अपॉन पी दैट मीन रो है यहाँ पे,
तो मोमेंटम है डेल्टा पी अपॉन टी इज इक्वल टू एफ। ना फिर पुट कर दीजिए यहाँ पे एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए, या फिर एफ इज इक्वल टू के एम ए। ये फॉर्मूला आपका निकल के आया चेंज इन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, कि जो हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के। तो यहाँ पे हमने बॉडी ली, उसका मास एम लिया, उस पे एक फोर्स को, अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई किया, तो चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अपोज करेगा एक तरीके से v माइनस यू अपॉन टी एक्सीलरेशन हो जाएगा। जब वो फोर्स अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अगेंस्ट में एक्सीलरेशन डेवलप होगा। तो एक्सीलरेशन को यहाँ पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू के एम ए। अब यहां से फॉर्मूला वही हमारा पहला निकल के आया, पी इज इक्वल टू एम वी। तो वहां पे जो फोर्स की यूनिट थी हमारी, फोर्स की यूनिट थी वो की थी 1 न्यूटन। तो अगर हम इसको की, यहाँ पे क्या है, न्यूटन कांस्टेंट है, न्यूटन के इज इक्वल टू न्यूटन कांस्टेंट। आप न्यूटन कांस्टेंट बोल दीजिए या न्यूटन्स का रूल बोल दीजिए। तो 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन का वर्क कब होगा, 1 न्यूटन का फोर्स कब लगेगा, जब उसमें 1 केजी मास, 1 केजी, अब यहाँ पे एम है तो एम की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। 1 केजी का मास और 1 केजी का मास को अपोज करके, 1 केजी के मास को अपोज करके यहाँ पे जो एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है वो 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन डेवलप करेगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें पता चल गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेट्स वी डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो यहाँ पे द टोटल मोमेंट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो जहां पे नेट फोर्स 0 होता है उसे ही हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम यहां पे मैंने लिख दिया है, आइसोलेटेड सिस्टम नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। अब नेट आइसोलेटेड सिस्टम का जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो क्या है, 0 है। तो हम इसे कंपेयर कर देते हैं, लेते हैं 2 बॉल, यहां से एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। एक बॉल ए है हमारा, दूसरा बॉल है हमारा बी। तो ए का मास हो जाएगा एम ए और बी का मास हो जाएगा एम बी। अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ए की एम यू ए और इसकी हो जाएगी यू बी। अब इसी तरीके से फाइनल जब ये चेंज होगा, ए और बी सेकेंड में लेंगे एम ए वी ए जब चेंज होगा, और यहां पे एम बी वी बी। तो हमारा जो फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा, दैट मीन कि एक तरीके से हम अगर फोर्स निकालें तो एफ ऑफ ए बी इक्वल माइनस, अपोज करेगा तो माइनस एफ ए बी। अब इसी की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो हमें निकल के आएगा एम ए यू ए प्लस एम ए यू बी, दिस इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। नाउ दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दैट मीन कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कहते हैं, अब एज्यूम करते हैं कि अर्थ है, अर्थ सरफेस हमारा क्या है, एक सिस्टम है, कहते हैं द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये क्या है, यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो क्रिएचर ने हमें क्या किया, चूजन फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड अ सिस्टम।
हमें चूज किया, हम इस पे रह रहे हैं, इस सिस्टम के रिगार्डिंग में हम रह रहे हैं, तो एनालाइज कि हमारा वहां पे सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है, दैट मीन द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चूजन फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड सिस्टम। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा पार्ट है जो हमने जो ब्रह्मांड का पार्ट है जो हमने चूज किया है एनालिसिस करने के लिए, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। अब जो सिस्टम होता है हमारा, वो यहां पे जो सिस्टम है वो कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, दैट मीन के अर्थ सरफेस से आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ क्या बोला जाता है, एनवायरमेंट, वातावरण, कि एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड एनवायरमेंट। तो विच वी विल कैलकुलेट इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो द टोटल ऑफ मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व्ड and hence isolated system net external forces are zero, and we will also calculate, दो बॉल्स ले लीजिए, एक और दो बॉल, एक का मास, एक वेलोसिटी, दूसरे का मास, दूसरे की वेलोसिटी, दोनों को हम इक्वल किए तो बोथ साइड क्या हुई, इक्वल आ गई, यानी दोनों को एक साइड में ले जाएंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, नेट जीरो आ जाएगा। तो हेंस वी से दैट दीज आर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन्स का। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, दैट मीन कि अगर मैं यहाँ पे हाथ को पटकूं तो यहां से भी एक फोर्स, यहां से व्हाइट बोर्ड से भी एक फोर्स डेवलप होगा जो मेरे हाथ को क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा। या दूसरे एग्जांपल में ले लीजिए, हैमर है, हैमर को स्ट्राइक करिए किसी भी कील पे, पिन पे स्ट्राइक करिए तो वो पिन भी क्या करती है, एक फोर्स अप्लाई करती है रिएक्शन में, जिसके वजह से स्ट्राइक होकर के वो क्या होता है, दूर होता है। जैसे स्ट्राइक किया, वापस से उसने एक्शन किया तो तुरंत ही उसने रिएक्शन में एक फोर्स को डेवलप किया। दैट मीन एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स, और यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्टिंग ऑन ए डिफरेंट बॉडीज, जो दूसरे अलग अलग बॉडीज पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हैमर है, एक बॉडी है, जो कील है वो दूसरी बॉडी है, दोनों पे अलग अलग फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। जैसे हैमर स्ट्राइक कर रहा है, वो भी अपोज करके मोशन को क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। तो इसको भी हम यहां से शो कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हो आप कि एफ ऑफ ए बी इक्वल्स माइनस एफ ऑफ ए बी। एवरी एक्शन